बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। गुज़श्ता चंद रोज़ पाकिस्तानी सियासत में जिस किस्म का तूफ़ान बरपा रहा, उसके हवाले से गुफ्तगू करते हुए गुज़रे, लिहाजा बहुत सारी इलाकाई डेवलपमेंट्स और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स जिनके ऊपर मैं अमूमन अपने चैनल के ऊपर बात करता हूं, उनके ऊपर गुफ्तगू नहीं हो सकी। इसीलिए आज मैं दूसरी वीडियो कर रहा हूं और इस वीडियो में हम बात कर लेंगे कि क्या पाकिस्तान के लिए मुमकिन होगा कि वो बाजी को पलट दे और भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो इलाकाई सतह के ऊपर रस्साकशी जारी है, उसमें क्या पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो सकेगा। फिल वक्त जिस स्पेसिफिक डेवलपमेंट और स्टोरी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भारत जो है उसको हल्का सा एज नज़र आता है, उसका पलड़ा भारी है। उसके क्या अवामिल हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं, कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, उसके हवाले से बात कर लेंगे। और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रिसेंटली एक नया कार्ड खेला है, उस कार्ड का क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, इसमें जो है इस तमाम मामले के ऊपर बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसमें जो सबसे रिसेंट डेवलपमेंट हुई है वो मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने राबता किया है भूटान के वज़ीर-ए-आज़म लोते शेरिंग के साथ। और अपेरेंटली जिस तरीके से एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है, उसी तरीके की इसकी जो है वो प्रेस रिलीज़ है जो मीडिया को जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने जो भूटान के वज़ीर-ए-आज़म हैं लोते शेरिंग, उनके साथ बातचीत में गुफ्तगू की है कोविड-19 के हवाले से कि इस पेंडेमिक पर किस तरीके से काबू पाया जाए। उसके बाद दोनों ममालिक ने बायलैटरल एक्सचेंजेस, अपने रवाबित को बढ़ाने के हवाले से, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के हवाले से बात की है। एक दूसरे के जो तजुर्बात हैं कोविड-19 के हवाले से उससे फ़ायदा उठाने की बात की है। जो टूरिज़म है दोनों ममालिक के दरमियान, उसको फ़रोग़ देने पर बात की है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो रिलीजियस टूरिज़म है उसके हवाले से पाकिस्तान का विजन शेयर किया भूटान के साथ। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने ये भी बात की कि जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं पाकिस्तान में, उनकी किस तरीके से प्रिजर्वेशन पाकिस्तान जो है वो कर रहा है। और भूटान से आने वाले वो सयाह जो यहाँ पर अपनी पिलग्रिमेज के लिए आने चाहते हैं बुद्धिस्ट साइट्स के ऊपर, उनको पाकिस्तान वेलकम करेगा और उनके लिए जो है वो वीज़ा के और दीगर जो मसाइल हैं उनके ऊपर काबू पाने में मदद देगा। अब अपेरेंटली जो है वो ये एक नॉर्मल राबता लगता है, रूटीन का राबता लगता है, लेकिन जो रीजनल सिनेरियो है उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान का रीच आउट है वो किस तनाजुर में है। अभी फिल वक्त ये जो स्टोरी जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं 2016 के जो इवेंट्स हैं उनसे जुड़ी हुई स्टोरी है। और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, वो तंजीम है जो कि जो जनूबी एशिया है, साउथ एशिया है, उसके 8 ममालिक के ऊपर मुश्तमिल तंजीम है, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, ये ममालिक हैं जो इसके मेंबर्स हैं। चाइना जो है उसको उसके पास और ईरान के पास ऑब्ज़र्वर जो है मुबस्सिर का रुतबा है, मुबस्सिर का दर्जा है उनके पास इस तंजीम में। इसका इजलास होना था पाकिस्तान में, जो इसकी समिट है, सरबराह इजलास है, वो पाकिस्तान में होना था सन 2016 में, जिस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ। उस वक्त आपको याद होगा कि 2016 के जनवरी के महीने में भारत में पठानकोट का एक इंसिडेंट जो है वो हुआ, रूनुमा हुआ, जहां पर पाकिस्तान के जिस इवेंट के बाद पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए गए भारत की तरफ से। सूरत हाल नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही थी कि लेकिन सितंबर के महीने में उस वक्त जिस वक्त न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास ने शुरू होना था 17 सितंबर को, फिर उड़ी का वाक़या पेश आया, जिसमें फिर दोबारा से मकबूजा कश्मीर के इलाके उड़ी में ये जब इंसिडेंट पेश आया, एक भारतीय फ़ौजी कैंप को निशाना बनाया गया। उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश कर दी गई भारत की तरफ से, और फिर उसको बुनियाद बनाकर उसी महीने जो सार्क मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हो रही थी ऑन द साइडलाइंस ऑफ UNGA, वहाँ पर भारत ने कहा कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है, पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी जो है वो फैलाता है। और इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर आपको याद होगा बहुत सारे लोग जिन्होंने उस वक्त इस स्टोरी को फॉलो किया था कि अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, भूटान, तमाम के तमाम ममालिक ने भारत का साथ दिया था इस सारे मामले के ऊपर, और उस वक्त स्कटल हो गया था सार्क का प्रोसेस। उसके बाद पाकिस्तान की तवातुर के साथ हर साल जो हुकूमतें हैं वो ये कोशिश करती रहीं कि सार्क सरबराह इजलास का इनेकाद मुमकिन हो पाकिस्तान में, जो कि नहीं हो सका। अब जो इसकी चेयर है, जो इसके जो जवाबित हैं, उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि सार्क इजलास जो है वो अगर उसका समिट पाकिस्तान में होना है, सरबराह इजलास, तो फिर अब ये तय है कि अगला समिट जो है वो पाकिस्तान में ही
होगा। और जिस वक्त तक तमाम मेंबर्स जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इसके ऊपर एग्री नहीं कर लेते, उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं होगा। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने बड़ी कोशिश की। गुज़श्ता साल जो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास था, उस वक्त ये लगा कि सूरत हाल इतनी बेहतर हो गई है, भारत ने अपना एतराज़ उठा लिया और ऐसा लग रहा था कि अब सार्क सरबराह इजलास हो जाएगा। उसके बाद जो नया रीजनल सिनेरियो बिल्डअप हुआ है, जिसमें चीन और पाकिस्तान और उसके बाद नेपाल के साथ भारत के जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, सरहदी तनाज़ात हैं, उनकी री इमरजेंस हुई है, वो दोबारा से नमूदार हुए हैं। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो चल ही रहा था, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारत के दरमियान और फिर नेपाल और भारत के दरमियान जो सारा मामला चला, उसके बाद भारत ने ये रियलाइज़ किया कि भारत अब इस खित्ते में तन्हा हो रहा है, बहुत सारे ममालिक भारत के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। फिर अब क्या हुआ ये कि पाकिस्तान ने वन बाय वन बांग्लादेश के साथ पहले राबता किया। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के साथ आपको याद होगा कि जिस वक्त जुलाई के आखिरी हफ्ते में ये राबता हुआ, उस वक्त भारत जो है वो बाकायदा परेशान नज़र आया। उस तकरीबन 7 से 8 पैराग्राफ की प्रेस रिलीज़ थी दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान बातचीत के बाद, और उसमें कश्मीर का तज़किरा किया गया था। भारत जो है उसके लिए परेशानी बढ़ी। पाकिस्तान के जो सफ़ीर की तैनाती मुमकिन नहीं हो सकी थी बड़े अरसे से बांग्लादेश में, वो मुमकिन हो सकी। और फिर जो उस प्रेस रिलीज़ में कश्मीर का खसूसी तस्करा था, उसके ऊपर भारत जो है उसको परेशानी नज़र आई। पाकिस्तान ने नेपाल को रीच आउट किया, जो के.पी. शर्मा ओली की हुकूमत है वहाँ पर, जिसका भारत के साथ बाकायदा इस वक्त झगड़ा चल रहा है, और भारत ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसकी सरपरस्ती, के.पी. शर्मा ओली की नेपाल में हुकूमत की सरपरस्ती पाकिस्तान और चीन मिलकर कर रहे हैं। और ये सब कुछ चीन और पाकिस्तान के कहने पर नेपाल जो है वो भारत के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बना रहा है। अब उस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने किस किस को राब्ता किया? पहले बांग्लादेश को राब्ता किया, उसके बाद पाकिस्तान ने, उससे पहले पाकिस्तान ने नेपाल के साथ राब्ता किया था। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का राब्ता हुआ इब्राहिम मोहम्मद सालेह, जो कि सदर हैं मालदीव्स के, वहाँ उनके साथ भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू उनकी रही। लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ कि जो गुज़श्ता माह सितंबर के महीने में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई सार्क की, और उसमें नेपाल ने इंटरेस्टिंगली, वो मुल्क जो भारत को साइड कर रहा था कुछ अर्सा पहले तक, उसने अपना जो एजेंडा आइटम्स प्रपोज़ करते हैं तमाम ममालिक, जो नेपाल ने एजेंडा आइटम प्रपोज़ किया उसमें होल्डिंग ऑफ सार्क समिट, 19th सार्क समिट इन पाकिस्तान, ये एजेंडा आइटम नेपाल की तरफ से प्रपोज़ किया गया था। लेकिन इंटरेस्टिंगली ना तो बांग्लादेश, ना ही भूटान, ना ही अफ़गानिस्तान, ना कोई और, मालदीव्स आया भारत को रेस्क्यू करने के लिए सारे मामले पर। और अब इसकी जो स्टोरी चल रही है, अगर आप उसको देखें तो लगभग $250 मिलियन जो हैं वो ग्रांट की सूरत में भारत ने इस दौरान दिए। कोविड-19 के नाम पर ये पैसा दिया मालदीव्स को भारत ने, और ये लगता है इस तरीके से कि जिस तरीके से उसको सार्क के फोरम पर अपनी तकरीर में मालदीव्स के वज़ीर ख़ारजा उन्होंने मेंशन किया, अब्दुल्ला शाहिद ने, जिस वक्त प्रदीप गायावली जो कि नेपाल के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने पाकिस्तान की फ़ेवर में ये एजेंडा आइटम प्रपोज़ किया। उसी एजेंडा आइटम पर बात करते हुए अब्दुल्ला शाहिद जो कि मालदीव्स के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने अपोज़ किया होल्डिंग ऑफ 19th सार्क समिट इन पाकिस्तान, और उन्होंने बुनियाद बनाया कोरोना वायरस की सिचुएशन को। एक चीज़ डिफरेंट ज़रूर हुई है कि पहले दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाकर एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट ना होने को बुनियाद बनाकर ये सब कुछ किया जा रहा था, लेकिन अब कोविड-19 को बहाना बनाया गया। खैर, अब फिर ये तय हो गया कि इस साल भी सार्क समिट, जो सार्क सरबराह इजलास है, वो पाकिस्तान में नहीं हो पाएगा, और उसमें साथ दिया मालदीव्स ने भारत का। अब पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त ये है कि बांग्लादेश उसके ऊपर पाकिस्तान के हवाले से कोई एतराज़ नहीं उठा रहा, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पर एतराज़ नहीं उठा रहा, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना अलहदा से एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, और वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो शुरू हुआ था इस नाम पे कोविड-19 के हवाले से, लेकिन फिर उसमें कनेक्टिविटी के हवाले से भी बात हुई, सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स और रीजनल कोऑपरेशन के हवाले से भी बात हुई। भारत ने उसके साथ क्या किया कि भारत ने एक नया इनिशिएटिव, यानी कि जो सब रीजनल है, ये अगरचे है पुराना लेकिन उसको एक्टिवेट दोबारा करने का सोचा, BBIN। अब BBIN क्या है? हमने बात तो कर ली कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, जिसके 8 मेंबर्स हैं। ये जो BBIN है, ये है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। BBIN ये 4 ममालिक हैं जिनकी सरहदें मिलती हैं
आपस में इन चारों ममालिक की सरहदें मिलती हैं और ये सब रीजनल साउथ एशियन फोरम है और इसको एक्टिवेट करने के लिए भारत इस वक्त सरगर्म है कि सार्क समिट को तो हमने स्कटल कर दिया है, पाकिस्तान इसी तरीके से सफ़र करता रहे, बाकी ममालिक भी जाएं भाड़ में, हम 4 ममालिक मिलकर BBIN को जो है वो एक्टिवेट करते हैं। और अब भारत को जो है वो जाहिर है कि एक थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर मिला नेपाल की तरफ से भी, बांग्लादेश ने जो है वो भी इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा वार्मथ नहीं दिखाई, अगरचे बांग्लादेश और इंडिया का लव एंड हेट रिलेशनशिप चलता रहता है, लेकिन अब सूरत हाल ये हुई है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने बाकियों को तो रीच आउट कर लिया था, लेकिन अब भूटान के वज़ीर-ए-आज़म को भी रीच आउट कर लिया है। इंडियन मीडिया भी इसके ऊपर तरह तरह के तबसरे कर रहा है और एग्जैक्टली अब समझा यही जा रहा है कि पाकिस्तान ने तकरीबन अब इतनी सपोर्ट गैदर कर ली है कि भारत या भारत के साथ अगर कोई एक मुल्क इस तरीके से खड़े होकर इस प्रोसेस को स्कटल करने की, दोबारा से सार्क को एक गैर फ़ाल फोरम बनाने की कोशिश करेगा, तो फिर उसी फोरम के ऊपर भारत के ख़िलाफ़ और उस मुल्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठेगी और पाकिस्तान जो है वो इस सारे मामले में अब जाहिर है कि ये क्वेश्चन अभी इट रिमेंस कि पाकिस्तान ये बाजी पलट सकेगा या नहीं। लेकिन इसी दौरान एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो चुकी है इसी हफ्ते, जो हाई कमिश्नर डेजिग्नेट हैं बांग्लादेश के, वो भी अब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वो अपनी सफारती ज़िम्मेदारियां जो हैं वो संभालने वाले हैं। अभी तक वो हाई कमिश्नर डेजिग्नेट हैं, अपनी सफारती असनाद वो सदर पाकिस्तान को पेश करने के बाद बाकायदा तौर पर बतौर सफ़ीर, बतौर हाई कमिश्नर इस्लामाबाद में चार्ज संभाल लेंगे। इंटरेस्टिंग रीजनल सिनेरियो डेवलप हो रहा है जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान टग ऑफ वॉर का सिलसिला जारी है। लेट्स सी कि ये इसमें मज़ीद क्या इवेंट्स होते हैं और अगली आने वाली वीडियोज़ में मैं इस सारे मामले को भी फॉलोअप करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।